वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 3 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्लस मेंस एग्जामिनेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सेक्शन 3 के वीडियोज़ जो हैं ये मैंने 2 पार्ट में बनाए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो दी गई है डेफिनेशन वो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमें याद रखना है कि टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हर टाइप की प्रॉपर्टी आएगी, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो घास जमीन पे उग रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर जो फसलें जो उग रही हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और किसी भूमि पे यदि कोई पेड़ ऐसे लगे हैं, स्टैंडिंग टिम्बर है, जिनका उपयोग काट के फर्नीचर बनाने या किसी भी पर्पज से किया जाता है, कमर्शियल पर्पज से जिनका यूज किया जाता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते। दूसरी जो डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे ये है इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बहुत ही छोटी है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ये हमें याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वसीयत नहीं है या अवसीयती इंस्ट्रूमेंट, इससे हम समझेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको एज इट इज याद रखना है मेंस के पर्पज से और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्पज से भी आपको याद रखना है। अटेस्टेड, अटेस्टेड से क्या समझेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि अटेस्टेड कितने व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए। तो हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है या इंस्ट्रूमेंट जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए बाय 2 और मोर पर्सन्स। जो 2 और मोर विटनेसेस हमें याद रखना है। यहाँ 2 और मोर को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में जब ऑप्शंस आते हैं तो वो हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और मोर विटनेसेस को ही सिलेक्ट करना है अटेस्टेड का, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो विटनेस होंगे इनके लिए ज़रूरी है कि इनने इंस्ट्रूमेंट जो बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है उस व्यक्ति को उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करते हुए देखा हो, या फिर उस व्यक्ति को उस इंस्ट्रूमेंट में अपना कोई मार्क लगाते हुए देखा हो। ठीक है, अटेस्टेड होगा 2 और 2 से अधिक विटनेसेस के द्वारा। और दोनों व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट किया है उस एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति को उनने उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करते हुए देखा है या फिर अपना मार्क लगाते हुए देखा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अटेस्टेड का, वो हमें ये याद रखना है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटेंट ही इंस्ट्रूमेंट को साइन करे। एग्जीक्यूटेंट के डायरेक्शन में और एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में कोई और व्यक्ति भी इंस्ट्रूमेंट को उसके बिहाफ में साइन कर सकता है। तो विटनेसेस के लिए ये जरूरी कि उनने ऐसे अदर व्यक्ति को एग्जीक्यूटेंट के डायरेक्शन में और एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में ऐसा साइन करते हुए देखा हो। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अटेस्टेड के लिए वो है कि अगर किसी विटनेस ने अटेस्ट करने वाले एग्जीक्यूटेंट को साइन करते नहीं देखा या किसी अदर पर्सन को उसके डायरेक्शन में साइन करते नहीं देखा, पर उसने एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट एग्जीक्यूटेंट से प्राप्त की है कि हाँ ये सिग्नेचर मेरा है, ये मार्क मेरा है, या फिर ये सिग्नेचर उस सच अदर पर्सन का है जिसे मैंने इंस्ट्रूमेंट पे साइन करने की अथॉरिटी दी थी। यदि ऐसा पर्सनल एक्नॉलेजमेंट भी अटेस्ट करने वाले व्यक्ति ने रिसीव किया है तो वो उस बेसिस पे अटेस्ट कर सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम अटेस्टेड में देखेंगे कि अटेस्ट करने वाले जो विटनेस हैं उन विटनेस का जरूरी है कि वो एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में वो भी उस इंस्ट्रूमेंट में साइन करें। अब जरूरी नहीं है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि सारे विटनेस एक ही टाइम पे प्रेजेंस हो। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं, जिनमें से हो सकता है कुछ ने एग्जीक्यूटेंट को खुद साइन करते देख लिया, कुछ ने एग्जीक्यूटेंट से पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ली, परंतु सबका इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना जरूरी है। दूसरी जो लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अटेस्टेशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता कि हम इसी फॉर्म में अटेस्ट करें। अटेस्टेशन
केस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जैसा भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन किया जा सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। अटेस्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगली डेफिनेशन जो है रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड से क्या समझा जाएगा? तो रजिस्टर्ड से ये समझा जाएगा कि किसी भी टेरिटरी में जहाँ ये एक्ट एक्सटेंड है वहाँ पे डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी एक्ट होता है उसके अंतर्गत कोई डॉक्यूमेंट यदि प्रॉपरली रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड समझा जाएगा। या फिर वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट किसी एक्ट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है जो डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो एक्ट है, तो भी वो इंस्ट्रूमेंट क्या समझा जाएगा? रजिस्टर्ड समझा जाएगा। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अटैच्ड टू द अर्थ। अटैच्ड टू द अर्थ से हम तीन चीजें समझते हैं। अटैच्ड टू द अर्थ में पहली चीज तो यह है कि कोई भी चीज जिसकी जो पृथ्वी में जड़ से जुड़ी हुई हो, जैसे पेड़ हो गए या झाड़ियां हो गई, ये क्या होते हैं? ये जड़ से जुड़े होते हैं अर्थ से, मतलब रूटेड होते हैं अर्थ में, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? अटैच्ड टू अर्थ मानेंगे। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज है कोई भी ऐसी चीज जो पृथ्वी के अंदर लगी हुई है, लगाई गई है, एम्बेडेड है, जैसे कि दीवारें हो गई या फिर जैसे भवन हो गए, ये क्या है? पृथ्वी के अंदर जुड़े होते हैं। नींव जो होती है वो पहले खोद के अंदर डाली जाती है, तो ये एक एम्बेडेड होते हैं, लगाई जाती है पृथ्वी के अंदर, तो ये भी अटैच्ड टू अर्थ ही समझी जाएंगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज जो एम्बेडेड वॉल्स से या बिल्डिंग्स से अटैच्ड है वो भी अटैच्ड टू अर्थ समझी जाएगी। जैसे किसी बिल्डिंग में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो दीवार से जुड़े हैं और दीवार जमीन के अंदर से ही एम्बेडेड है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अटैच्ड टू अर्थ कहलाएंगे। अगली डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम की है। ये सोल है इस एक्ट का। ये डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्शनेबल क्लेम क्या है? तो जैसा कि हम जान रहे हैं, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, क्लेम का मतलब होता है किसी चीज का दावा करना। तो हम यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा इसको हिंदी में बोलते हैं। हम एक्शनेबल क्लेम में किस चीज का क्लेम करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लेम करते हैं किसी ऋण का, क्लेम करते हैं किसी डेब्ट का जो हमने किसी व्यक्ति को दिया हुआ। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो हमें ये बताते हैं कि ये जो डेब्ट है, ये जो ऋण है, ये किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये डेब्ट हमने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके ना लिया हो, या फिर हमने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की गिरवी या हाइपोथिकेशन के द्वारा ना लिया हो। जरूरी है यदि आप किसी क्लेम मतलब एक्शनेबल क्लेम में किसी डेब्ट को क्लेम कर रहे हो तो वो जो ऋण है आपका वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके नहीं लिया जाना चाहिए, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के प्लेज या हाइपोथिकेशन के द्वारा उसको नहीं लिया जाना चाहिए। अगली जो डेफिनेशन है वो ये अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये बताता है कि ये जो ऋण है ये कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी में जो किसी व्यक्ति के एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हो। इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऋण ऐसा हो कि सिविल कोर्ट उसको माने, एक्सेप्ट करे कि इसमें रिलीफ दिया जाना चाहिए। प्रॉपर ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जिन ग्राउंड्स पे ये ऋण पे रिलीफ दिया जाना चाहिए। लास्ट इसका पॉइंट है, ये जो इंटरेस्ट है ये एग्जिस्टेंट, एक्यूरिंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट हो सकता है। इसका मतलब है ये ऋण वर्तमान में हो सकता है, ये ऋण अधिकार में आपके बाद में आने वाला हो सकता है, या इसमें कोई कंडीशन हो सकती है, या ये किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो है आपका वो एग्जिस्टेंट, एक्यूरिंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट हो सकता है।